नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर टोक्यो पहुंच चुके हैं, जहां वे 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। यहां उनके साथ वर्ष में पहली जापान यात्रा है, जो जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के आमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष के बीच गहन चर्चा के दौरान व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने पर फोकस किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत जापान की विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाना है। जापान प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक नेताओं, व्यापारिक समुदाय और भारत के मित्रों से भी मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच एक खास पल तब देखने को मिला जब एक जापानी कलाकार ने हिंदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और एक तबला वादक ने शानदार प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि वे वर्ष में भारत आते रहे और मोदी जी के सामने प्रस्तुति देना उनके जीवन का सबसे यादगार क्षण रहा। जापान यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। देखिए। ऑपरेशन सिंदूर बधाई। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा। बहुत खुश हुए हम आपसे, आपके नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित सतगुरु आंगन आया रे, मेवारी जाऊं रे। जपानिलेಗೆ स्वागतम। मेरा नाम मद्दू है, पर मेरा असली नाम तो मायूमी है। ओके मायूमी, आप यहाँ पे पीएम के वेलकम के लिए खड़ी हुई हैं। हाँ जी। आप हिंदी भी बोल पा रही हैं। जी। क्या कहना चाहेंगी, कैसे वेलकम करेंगी पीएम को? हाँ, आज मेरे स्टूडेंट के साथ मोदी जी के सामने हिंदी में वेलकम कहूँगी। क्या बोलेंगी उनको? नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। फिर उसके बाद हम साथ में राजस्थानी भाषा में युद्धमिरो पधारो मारे देश। और आप इतना अच्छा हिंदी बोल ले रही हैं, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं हिंदी की? हाँ, हिंदी तो 2020 से कुछ ही सीख रही हूँ, फिल्म से। थैंक यू सो मच। नाम क्या है? मेरा नाम है शिगेरू मोरियामा। आप हिंदी भी बोल लेते हैं। पीएम मोदी जब आए थे, आप लोगों ने जी परफॉर्मेंस किया था, आप तबला बजा रहे थे। जी। कैसी फीलिंग हुई, पहले ये बताइए, अपनी फीलिंग बताइए, उसके बाद क्या क्या आप लोगों ने परफॉर्म किया? अरे मेरी टूटी फूटी हिंदी में तो कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे वो मैं इंडिया आना जाना करते हुए 30 साल हो गए हैं, तो 30 साल सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं। क्या बता सकते हैं हम। तबला
परफॉर्म कर रहे थे आप, जी। आपने तबला कहाँ से सीखा था? बस मैं पंडित लक्ष्मी महाराज जी से सीखे। अच्छा। जी। और यहाँ पीएम के सामने परफॉर्मेंस करके कैसा महसूस हुआ आपको? अरे क्या बता सकता हूँ, खुशी भी हैं और तो राजी भी हैं। इतने दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, तो हम क्या बता सकते हैं, मुँह से नहीं बता सकता हूँ। आप लोगों का एक ट्रुप था, जो कुछ डांसर्स का ट्रुप था, और आप लोगों के साथ जो बहुत सारे वाद्य लेके बजा रहे हैं। जी। कितने लोगों का ग्रुप था ये? कब से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए? वो प्रैक्टिस तो 1 महीने 2 महीने से शुरू किए हैं, लेकिन कभी कभी 3 मिनट के लिए, कभी 1.5 मिनट के लिए, तो वो चेंजिंग भी हुई हैं, क्योंकि वो उनका शेड्यूल तो वो चेंज करते रखते हैं। तो 2 महीने 3 महीने, लेकिन हम लोग सभी लोग, वो कोई 20 साल नाचती हैं, हम तो 30 साल हैं, ये भी 25 साल से सितार बजाते हैं, तो सबके लिए अच्छे दिन आ जाएगा गाए। थैंक यू। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नारी 2025 रिपोर्ट ने एक बार फिर देश के शहरी इलाकों में गहरी चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार 40% शहरी महिलाएं खासकर रात के समय खराब स्ट्रीट लाइटिंग और कम सुरक्षा व्यवस्था के कारण असुरक्षित महसूस करती है। सबसे कम सुरक्षित शहरों में रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटना और जयपुर शामिल है। वहीं कोहिमा, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और भुवनेश्वर को सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में जगह मिली है। 12,770 महिलाओं पर आधारित इस सर्वे में खुलासा हुआ है कि सिर्फ 22% महिलाओं ने ही उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई है और उनमें भी सिर्फ 16% मामलों में कार्रवाई हुई है। कार्यस्थल पर भी स्थिति चिंताजनक है। 53% महिलाओं को अपने ऑफिस की बॉस महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण नीतियों की जानकारी ही नहीं है। सुनिए। के सेफ्टी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। जो उन्होंने सर्वसमावेशी ऐसी ये रिपोर्ट बनाई है, अन्य भी सब चीज़ों को उन्होंने ध्यान में लिया है कि महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षा और सम्मान देने के लिए बाकी भी फैक्टर्स काम करते हैं। तो इस रिपोर्ट को लेकर अगर वो जहाँ जिस जगह की उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, वहाँ पे जो लोकल जो भी अधिकारी है या लोकल जो बॉडीज है उनको देते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग भी उनको मदद करेगा। ग्रेटर नोएडा का जो डॉरी का केस आया था, आपने इसमें कितनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कराई है और आप कहा था कि 3 दिन के बाद जो है रिपोर्ट भी आएगी, अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? हमने ग्रेटर नोएडा की जो घटना घटी है, इसका हमने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है और डीजीपी को हमने पत्र लिखा है कि तुरंत वो इसकी जांच करे और जो कार्यवाही उन्होंने करी है वो 3 दिन में हमारे सामने वो सादर करे। तो उनकी तरफ से जानकारी तो जरूर आई है कि उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उनकी जांच आगे और भी चल रही है। पेरेंट्स से आपकी बात हुई है किसी तरह से? मेरी अभी तक उनके साथ बात नहीं हुई है, हम प्रयास कर रहे हैं। आज देखते हैं कि आज उनके साथ बात कैसे हो सकती है। इस बीच ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या के मामले में भी राहत कर ने कहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को 3 दिन के में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं और जांच जारी है। रिपोर्ट को अब हर साल शहरी भारत में महिलाओं की सुरक्षा का वार्षिक मानक माना जाएगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज सीतामढ़ी स्थित पावन जानकी मंदिर में दर्शन किए और बिहार की खुशहाली और विकास की कामना की। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए उन्होंने माता जानकी से आशीर्वाद मांगा है। दर्शन के बाद तेजस्वी यादव ने हल्के फुल्के अंदाज में अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे गर्म तावे में उड़ते चावल की तरह है, जो उनके पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीति शैली की याद दिलाता है। सुनिए। देखिए, माँ जानकी का आशीर्वाद लिया है हमने, और हम सब लोग जो है चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े
और सब लोगों के जीवन में खुशियां हैं। अब विरोधी उड़ गए हवा में। लेकिन जिस तरीके से क्या कहेंगे लालू जी बोलते ना, क्या हुआ? या जिस तरीके से क्या कहेंगे अरे धान की रोटी तावा में, विरोधी उड़ गए हवा में। चलिए नहीं सुना भैया। इस बीच राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में चल रही मतदाता अधिकार यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि पूर्ण परिवर्तन की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है और लोकतंत्र की रक्षा करना है। सुनिए। आप तो यात्रा के साथ हैं और आप देख रहे हैं कि स्नोबॉलिंग एक चीज हुआ करती है कि कैसे सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा जब बिहार के इस हिस्से में पहुंची है तो जन सैलाब छोटा शब्द पड़ जाता है। लोगों ने इस यात्रा को अंगीकार कर लिया है। ये यात्रा तेजस्वी जी की और राहुल जी की और महागठबंधन की अब रही ही नहीं। ये यात्रा हर बिहारी की हो गई है और इस यात्रा के माध्यम से पूर्ण बदलाव की ओर बिहार चाहता है और उसके लिए आवश्यक है उस यात्रा के लिए कि पूर्ण बदलाव की यात्रा कि मत सुरक्षित रहे। चुनाव आयोग की हठधर्मिता, उनका अहंकार, उसके बीच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय रोशनी का सुराग देता है। हमें उम्मीद है कि यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है उससे एक बहुत बड़ा बदलाव हम आने वाले दिनों में देखेंगे, न सिर्फ बिहार में बल्कि इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। आप लोग लगातार घूम रहे हैं लेकिन दरभंगा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अभद्र टिप्पणी की गई उसको लेकर के नहीं, मैं आपको एक बात कहूं, आप तो यात्रा में थे, क्या उस मंच पे राहुल जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन का कोई नेता वहां था? आप थे ना, कोई तो नहीं था। ये दरभंगा के जिस मंच का मतलब संदर्भ दे रहे हैं, तथाकथित रूप से गाली दी गई अपशब्द, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हम बीजेपी से भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी भाषा में ये गिरावट है। हम उसके पक्ष में नहीं है, चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट की चीज मत बनाइए कि राहुल जी की और तेजस्वी जी के लोग थे ना। भाई, किसी के नहीं थे। चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। लेकिन हाँ, आज जिनको पीड़ा हो रही, मैं पूछना चाहूंगा किस किस प्रकार की टिप्पणियां लालू जी पर, उनके परिवार पर, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय आदि आदि बोला गया, क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? भाषाई गिरावट किसी के संदर्भ में हो, वो चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन बिहार राज्य महिला आयोग ने भी नोटिस जारी किया। मैं कहा बिल्कुल करिए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट मत करिए। कहाँ लोग रहते हैं जब कहा जाता है भैंस मंगलसूत्र मुजरा? कहाँ लोग रहते हैं जब कहते हैं जर्सी गाय? कहाँ लोग रहते हैं जब लालू जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की जाती है? सब कुछ करिए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि मुझे जेल भेजा गया, फंसाया गया, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में अभी तक कांग्रेस को किसी ने कुछ नहीं किया। ये लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग नहीं, मैं सीधे तौर पर कहता हूँ कि कभी कभी इंसान को अतिरेक से बचना चाहिए। पूरा विपक्ष एक मुश्किल चुनौती में एकजुट है, और चुनौती क्या है? अभी जो वो मसौदा बिल का लेके आए अमित शाह जी, वो तो विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और अब सिर्फ बाहर का विपक्ष नहीं, अपने दल में भी जो असहमति और विपक्ष, उसको भी निपटाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में इस तरह का एक्सट्रीम पोजीशन लेना, और तो ये मैं कतिपय इसको सहज इसको माना नहीं। आपको बता दें कि यहाँ यात्रा बेटियों से शुरू होकर पटना तक 1300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर रही है, जो बिहार के 20 जिलों से होकर गुजरेगी। यहाँ 16 दिवसीय यात्रा 1 सितंबर को समाप्त होगी, यानी ठीक विधानसभा चुनाव से पहले। भारत ब्लॉक, जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दल शामिल है, एनडीए गठबंधन को चुनौती देने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में इस समय एनडीए के पास 131 सीटें हैं, जबकि भारत ब्लॉक के पास 111।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कई क्षेत्रों में संपर्क पूरी तरह टूट चुका है और लोग बेहद खतरनाक हालत में आवाजाही में मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कें लगातार कट रही है और प्रशासन का पुनर्निर्माण कार्य बारिश के सामने टिक नहीं पा रहा है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है। लोगों की जिंदगियां अब केवल बुनियादी ज़रूरतों नहीं बल्कि सुरक्षित यात्रा और जीवन रक्षा की मांग कर रही है। सुनिए। यही हली हो गई। बारिश से मेन चीज यही है जो आपके रास्ते कनेक्टिविटी सारी खत्म हो गई है इसी का। और जो आप यहाँ पर जो जिस ढंग से ये बना रहे हैं, नीचे से तो फाउंडेशन है नहीं, तो ऊपर से डाले जा रहे हैं। कल रात को बारिश हुई है, फिर मलबा नीचे को आ गया, आगे तक फिर कटिंग हो गया। चलो लोगों का ये है कि थोड़ा पैदल चलने लायक हो गया है, अदरवाइज पैदल चलने लायक भी नहीं था। ये ऊपर से चढ़ रहे थे लोग। सरकार से यही अपील है कि थोड़ा जल्दी से जल्दी इसको नीचे से अगर आरसीसी करे प्रॉपर, या फिर इसका कटिंग करके कोई इसका अल्टरनेटिव निकाले जिससे लोगों को आना जाने की सुविधा हो। मेरा नाम स्वाति है, मैं यहीं से रहने वाली हूँ। यहाँ पे मेरी शॉप है, यहीं पर ही मेरा घर है और मैं जॉब करती हूँ मनाली में। तो अभी मेरे को इतनी मुश्किल हो रही है, एक तो शॉप जाने वाला है इस रोड की वजह से, रोड तो पूरा चला गया है, ऊपर से फिर हमारा ऑफिस है, वहाँ पे वॉक करना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत खतरनाक हो गया, ये स्लाइड होता जा रहा है। तो क्या क्या दिखती गवर्नमेंट से, क्या अपील करती है गवर्नमेंट? तो लगी बारिश के कैसा माहौल? बारिश तो अभी बता रहे हैं कि 2-3 दिन और है, सब बहुत मुश्किल हो रही है। गवर्नमेंट से ये अपील है कि थोड़ा सा डाउन करके बनाए रोड। हमको 4 वे तो चाहिए नहीं, मतलब कि चौड़े रोड तो चाहिए ही नहीं। 2 मतलब कि 2 साइड वाले रोड वो काफी है बनाने के लिए। पहाड़ों में 4 लाइन तो चलता ही नहीं है, सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। 2 वे काफी है। अभी देखो 4 वे की वजह से कितना ज्यादा नुकसान हो गया, लोगों की गाड़ियां जा रही है। पर ये है कि मनाली अभी लोग जान नहीं गई है लोगों की, बस गाड़ियां गई है, नुकसान हुआ है घर का। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। भूस्खलन और संपर्क मार्ग टूटने के कारण कई इलाके बाहरी दुनिया से कट गए हैं। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने पीर पंजल पर्वतमाला में मलबा हटाकर सड़कें साफ करने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। स्थानीय निवासी राम कृष्ण ने राहत महसूस करते हुए BRO के प्रयासों की सराहना की। उनका कहना है कि बारिश के चलते काम धीमा जरूर हुआ है, लेकिन संपर्क जल्द बहाल होने की उम्मीद है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पुंछ, रियासी, राजौरी, किश्तवाड़ और उधमपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही शनिवार रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। गुरुवार को हुई तेज बारिश के बाद हालत और बिगड़ गए हैं। प्रशासन ने जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 30 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हालत की समीक्षा की और कहा कि केंद्र शासित प्रदेश एक बड़े संकट से बाल बचा है। सुनिए। थोड़ा बोलना है कि ये रोड बन रही है, फ्लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है।
बहुत अभी बहुत राह मिल गई। इतने गांव के नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि गांव बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन इतना है कि सब आदमी को जो है इसकी बहुत सुविधा मिल गई और अच्छा काम चल रहा है। और हाईवे बनने की वजह से ये हो गया, कहीं किसी को गाड़ी अगर कुछ टाइम के लिए 1 आधा घंटा के लिए स्लाइड आ जाती है तो अलग बात है, बाकी हमारा रोड कंटिन्यू चलता रहता है। और ठेकेदार वगैरह जो भी है, डिपार्टमेंट वगैरह जो भी है, जो भी काम कर रहे हैं वो सब बहुत जोश खरोश से काम चल रहे हैं, इसलिए उनका भी हम शुक्रगुजार करते हैं और अपने BRO डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसके लिए अभी बारिश की वजह से थोड़ा बहुत हो जाता है, 1 आधा घंटा या 2 घंटे या 4 घंटे के लिए रोड बंद होगा, बाकी तो कंटिन्यू काम चल रहा है और कुछ दिन के अंदर, कुछ टाइम के अंदर अंदर जो है रोड कंप्लीट भी हो जाएगा। इसलिए कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा कम से कम 80% असर पड़ा है बारिश की वजह से। क्यों जो लाइन स्लाइडिंग जितनी भी हुई, चाहे गाँव में हुई, चाहे रोड में हुई, चाहे कहीं भी हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा हुई, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कहीं के लोगों के मकान चले गए, कहीं की दुकानें चली गई, कहीं पानी अंदर घुस गया, कभी कुछ हुआ, ऐसा करके कहीं किसी के ऊपर पहाड़ी आ गई, किसी के ऊपर पूरी स्लाइड जो है मकान के ऊपर आ गई, तो इसलिए लोगों को बहुत दिक्कत हुई। काम फिर भी बंद नहीं हुआ, काम चल रहा है। शुक्रिया सर। मेरा नाम है रामकृष्ण, मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी तहसील बुदल से रहने वाला हूँ। तो हमारा जो रोड का जिस जगह में भी काम चल रहा है, जैसे बुदल से माहौर हो गया, तो इसकी नई कटिंग हो रही है, नई फॉर्मेशन हो रही है, रोड बहुत बढ़िया बन रहा है और बहुत जोश खरोश से काम चल रहा है। तो इसकी वजह से अभी कहीं 1-2 बार हमारा आगे का ब्रिज जो है वो बह भी गया। अभी इन बारिशों की वजह से काफ़ी लाइन स्लाइड भी हुई, काफ़ी ऐसा जो है काम थोड़ा सा कुछ दिन के लिए स्लो हो गया, लेकिन ये काम हमारा बढ़िया चल रहा है और ज़ोर से चल रहा है और कुछ दिन के अंदर अंदर ये सारी प्रॉब्लम जो है ये हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, हमारे पब्लिक को, हमारे हर एक आदमी को थोड़ी सुविधा मिलेगी। इसलिए मीडिया वालों का, बाकी हमारी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि हमारा आने वाले टाइम में हमारा काम अच्छा सा चल रहा है और चलेगा। इधर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को धमकी बताया है। उन्होंने जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल पहल को अपनाने का आह्वान किया है और कहा है कि भारत किसी भी दबाव में नहीं आएगा और अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करता रहेगा। तमांग ने यहां बातें उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के बाद कही। उन्होंने भगवान से सिक्किम और पूरे देश की खुशहाली की प्रार्थना की और मंदिर प्रशासन का धन्यवाद किया। वही सुनिए। अमेरिका का दादागिरी है भारत के ऊपर। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बोल चुका है कि हम दबाव में नहीं आएंगे, अपना काम करेंगे। तो हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, जो उनका एक नारा है कि वोकल फॉर लोकल, कि हम लोग वोकल फॉर लोकल में जाएंगे। यहाँ का जितना भी है प्रोडक्ट है हम खरीद ले, और जितना भी हमारा जो हम लोग छुट्टी मनाने के लिए बाहर जा रहा है वो छुट्टी मनाने से हमारा भारत में, अपना देश में मनाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए जुड़े रहे हैं उनकी टीवी भारत के साथ।